हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कंजुगेशन का क्या रोल होता है और उससे ट्रांजिशन में लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैसे बदलती है, इस बात को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, होता क्या है कि जैसे जब कोई दो पाई बॉन्ड हो और दोनों पाई बॉन्ड एक दूसरे से रेजोनेंस कर रहे हों, मतलब दोनों पाई बॉन्ड की लोकेशन चेंज हो रही है, बदल रहे हो, दोनों में इंट्रैक्शन हो रहा हो, तो इस इंट्रैक्शन के दौरान वहाँ पे जो दो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उन दोनों की एनर्जी का लेवल सेम नहीं रह जाता, बल्कि बदल जाता है। एक का एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, दूसरे का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब जब पाई बॉन्ड में बॉन्डिंग ऑर्बिटल के दो डिफरेंट एनर्जी लेवल हो गए, तो इन दोनों डिफरेंट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स के दो एंटी बॉन्डिंग भी होगी, तो दोनों एंटी बॉन्डिंग के एनर्जी लेवल में भी क्या होता है, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब जब इस तरह का सीन बन गया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है, हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है, और एंटी बॉन्डिंग में भी लोवेस्ट एनर्जी का और हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का बॉन्डिंग वाला है और जो सबसे कम एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल है, इन्हीं के बीच ट्रांजिशन जो होता है वो सबसे कम एनर्जी पे होगा। तो यहाँ पे जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की हम बात करते हैं, वह हाईएस्ट एनर्जी का बॉन्डिंग ऑर्बिटल और लोवेस्ट एनर्जी का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बीच का गैप देते हैं। जैसे जैसे कंजुगेशन बढ़ता जाता है, पाई बॉन्ड की संख्या कंजुगेशन में बढ़ती जाती है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच का गैप भी घटता जाता है। और जब ये गैप घटेगा तो कम एनर्जी पे एब्जॉर्प्शन होगा, और कम एनर्जी पे एब्जॉर्प्शन होगा तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू अल्टीमेटली क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी बात को हम समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर लिखा रखा है, एक बार हम लैंग्वेज पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन की इफेक्ट की बात कर रहे हैं। एन आइसोलेटेड डबल बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज और स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लैम्डा मैक्स एट अबाउट 190 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई हमारे पास अगर के एक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, तो उस आइसोलेटेड डबल बॉन्ड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लगभग 120 नैनोमीटर या उससे कम 190 नैनोमीटर के रेंज के आसपास होता है। अब 190 नैनोमीटर के रेंज का जो ट्रांजिशन है, आज की डेट में जितने भी कॉमर्शियली अवेलेबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ऐसे कंपाउंड का डिटेक्शन हम नहीं कर सकते। ये बात हम लोग पहले भी जब हम क्रोमोफोर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, बट व्हेन, लेकिन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ टू आइसोलेटेड डबल बॉन्ड आर पार्टिसिपेटेड इन कंजुगेशन। अगर दो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करने लगे, कंजुगेशन करने लगे, देन तब एनर्जी लेवल ऑफ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो, यानी जो हाईएस्ट एनर्जी का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, जिसको हम होमो कह रहे हैं, इज इंक्रीजेड, इसकी वैल्यू, इसका जो एनर्जी लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। एंड दैट लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोमो, यानी जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल था जिसकी एनर्जी सबसे कम थी उसको हम लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ल्यूमो कह रहे हैं, इज डिक्रीजेड। इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, घटेगा, यानी होमो की वैल्यू बढ़ रही है, ल्यूमो की वैल्यू घट रही है। सो इसलिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन एनर्जी डिक्रीजेड, इसलिए जो पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन का जो एनर्जी लेवल होता है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू दिस, इस वजह से द स्पेक्ट्रम ऑफ कंजुगेटेड पाई बॉन्ड, दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइल केस ले सकते हो, इज स्ट्रॉन्ग एंड अपीयर्स एट 217 नैनोमीटर। यानी जो पाई बॉन्ड का जो ट्रांजिशन था, जो आपको 190 डिग्री के आसपास 190 नैनोमीटर पे मिल जा रहा था, उसकी वैल्यू बढ़ के 217 डिग्री हो गई यदि दो पाई बॉन्ड कंजुगेशन में आते हैं। ऐसे ही जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंजुगेशन में आते जाएंगे, कंजुगेशन में आने के बाद होमोल्यूमो के बीच का गैप घटता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कि हमने ऑलरेडी क्या किया है कि पहले एक हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड ले रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड ले रहे हैं। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, इस एक पाई बॉन्ड में इसकी ये बॉन्डिंग की एनर्जी लेवल है और ये इसके एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल है। जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का जो एनर्जी लेवल है, जब हम ट्रांजिशन कराएंगे तो मान लो कि हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये बॉन्डिंग वाले हैं। जब इसको एनर्जी मिलेगी लगभग 190 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली एनर्जी दोगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किस लेवल पे चला जाएगा,
अब हमने क्या किया कि हमने पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल की संख्या क्या कर ली, बढ़ा ली। तो जब पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल की संख्या जब बढ़ जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी यहाँ से, तो क्या होगा, जो पाई ऑर्बिटल है इन पे दो एनर्जी लेवल हो जाएंगे, एक का एनर्जी लेवल कम हो जाएगा और दूसरे का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक का एनर्जी लेवल कम है, दूसरे का क्या है, ज़्यादा है। ऐसे ही जो एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग में भी दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक ज़्यादा एनर्जी का और एक कम एनर्जी का। तो कम एनर्जी का जो है यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ क्या है, जो लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो सबसे कम एनर्जी का ऑर्बिटल है, उसको हम क्या बोलेंगे, लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोमो। ठीक है, जो सबसे कम एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम क्या बोलेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास है पाई बॉन्डिंग, ये लोअर एनर्जी का और हायर एनर्जी का, इसको हम बोलेंगे लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोमो। और ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो। तो हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो दो प्रकार के हो गए, एक लोमो हो गया और एक क्या हो गया, होमो हो गया। ठीक है, ऐसे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग में एक एनर्जी ज़्यादा होगी, उसको बोलेंगे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन नहीं रहते थे इसको हम अनऑक्यूपाइड कह देते हैं, क्या कहते हैं, अनऑक्यूपाइड। ठीक है, ऐसे जो लोवेस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसको हम ल्यूमो कहते हैं, ल्यूमो क्या है, ये लोवेस्ट एनर्जी का अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें लिखते हैं इसको लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो। तो हमें जो ट्रांजिशन देखना है वो क्या देखना है, ये हाईएस्ट वाले से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेज करके अगर हम इस लेवल पर भेज रहे हैं तो कंपेरेटिवली इजी होगा, और इस वजह से जो गैप कभी इतना हुआ करता था वो गैप घट कितना हो गया, मात्र इतना ही रह गया। इस वजह से ट्रांजिशन जो हुआ क्या हो गया, काफ़ी कम एनर्जी पे हो गया हमें ट्रांजिशन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रांजिशन पे क्या हो गया, काफ़ी कम एनर्जी, इस पे एनर्जी पे ट्रांजिशन ये हो गया है। यहाँ पे कितने पे हो गया, 217 नैनोमीटर पे हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे देखो ये दो पाई बॉन्ड इंटरेक्ट किए हैं, तो कितने को है, 217 नैनोमीटर पे हो गया है। ओके, अब इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, आगे हमने क्या किया, पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ा दी है, तब क्या होगा देखते हैं यहाँ पे, व्हेन द इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन इंक्रीजेज, इसलिए जैसे जैसे कंजुगेशन का इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, देन एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड ल्यूमो डिक्रीजेज, तो जो होमो और ल्यूमो के बीच का जो एनर्जी गैप हो क्या होगा, डिक्रीज होगा। हेंस एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लैम्डा मैक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे हमने पहले देखा था, इसके लिए तो 190 आपको मिला था, यहाँ पे आपने दो पाई बॉन्ड कंजुगेशन में यहाँ पे लिया, तो दोनों के बीच में होमो और ल्यूमो के बीच का गैप घट गया, कितना हो गया, 217 नैनोमीटर। ऐसे ही आप तीन बॉन्ड ले लोगे, तो तीन अगर ले लोगे तो यहाँ क्या होगा, ये गैप और कम हो जाएगा, ये 275 नैनोमीटर हो जाएगा। अगर ये आप बॉन्ड की संख्या कितना कर लोगे, बॉन्ड की संख्या यदि आप 4 कर लोगे यहाँ पे, तो ये गैप और घट जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ता जा रहा है, पहले 190 नैनोमीटर पे हो रहा था, फिर 217 नैनोमीटर पे, फिर 275 नैनोमीटर पे, 310 नैनोमीटर पे। अब यहाँ पे इन सभी एब्जॉर्प्शन के पैटर्न पे भी हम समझे, यहाँ पे जो भी आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एनर्जी लेवल में वेरिएशन आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, हमारा जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, 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 या यहाँ से यहाँ, ये सारे ट्रांजिशन पॉसिबल है। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि हम केवल पहले उसी ट्रांजिशन की बात करेंगे जो सबसे कम एनर्जी का हो, जिसका लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। हम केवल वही ट्रांजिशन की बात करेंगे, बाकी ट्रांजिशन की बात अभी हमें नहीं करनी है, अभी खास करके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि जैसे जैसे कंजुगेशन बढ़ रहा है, लगातार लैम्डा मैक्स की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 190 नैनोमीटर, ये आपके लैम्डा मैक्स की वैल्यू है। यहाँ पे हम लिखते हैं एक बार, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हैं। ये किसकी वैल्यू है, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यूज है। 190 नैनोमीटर एक पाई बॉन्ड के लिए, 217 नैनोमीटर दो पाई बॉन्ड के लिए, 275 नैनोमीटर तीन पाई बॉन्ड के लिए, और चार पाई बॉन्ड कंजुगेशन में 310 नैनोमीटर है। ठीक है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में भी देख लेते हैं आगे। यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ कंजुगेटेड इन्स एंड इनोन्स, जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है उसको इन्स बोल सकते हैं, यदि कार्बन कंपाउंड उसको हम इनोन कहते हैं। उसी बात को हमने आगे बढ़ाया है। विथ इंक्रीज इन द नंबर of double bond in the conjugated molecule, then the value of absorption maximum lambda max as well as intensity, ये दोनों क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। The value of absorption maximum as well as
एक्सटेंशन कोएफिशिएंट एप्सिलॉन इन केस ऑफ CH2 का होल n का क्या, इसकी संख्या हम क्या करने लगा था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं या ऐड करते आ रहे हैं। तो यार यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके 5 6 7 तक कुछ भी हो सकती है, मतलब ये क्या पाई बॉन्ड की संख्या है। जैसे जैसे आप संख्या बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ेगी और लैम्डा मैक्स के वैल्यू के साथ साथ क्या बढ़ जाएगा, उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी बढ़े ना बढ़े लेकिन लैम्डा मैक्स जरूर बढ़ेगा। जिससे आप देख सकते हो, यही हमने भी इस डायग्राम में देखा था कि ये एक पाई बॉन्ड था यहाँ पे, या पाई बॉन्ड हमारे पास कितना था, पाई बॉन्ड हमारे पास एक था यहाँ पे। तो एक पाई बॉन्ड के लिए जो एक पाई बॉन्ड का 190 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहा था, 2 पाई बॉन्ड कंजुगेशन में थे तो 217 नैनोमीटर पे कर रहे थे, 3 पाई बॉन्ड थे तो 275 पे, 4 थे तो 310 पे, अगर 5 हो जाएगा तो 342 नैनोमीटर हो जाएगा। और किस तरह से आप उसके कंजुगेशन के एनर्जी लेवल को दिखाओगे वो हमने पिछली स्लाइड में आपको अच्छे से समझा दिया था। यहाँ पे कुछ की इंटेंसिटी भी दी हुई है कि जब 275 नैनोमीटर एब्जॉर्प्शन था तो इंटेंसिटी कितनी 30,000 थी। जब हमने 4 पाई बॉन्ड किया तो इंटेंसिटी बढ़ के 73,500 हो गई, और जब हमने 5 पाई बॉन्ड किया तो इंटेंसिटी बढ़ के क्या हो गई 1,22,000। एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसलिए हम कंक्लूड करते हैं कि अगर पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है और पाई बॉन्ड की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी तो इसमें जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच का गैप क्या होगा, अल्टीमेटली घटता चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम कह सकते हैं 10 इस प्रकार as the number of double bond increases in conjugation increases the value of absorption maximum lambda max also increases. This probably due to variation of bond length between double bond and single bond. अब ये हुआ कि ये एनर्जी लेवल घटा क्यों है, ये वेरिएशन क्यों आया है। तो कंजुगेशन के दौरान आप जानते हो कि जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो उसकी लेंथ बढ़ेगी और जो नया पाई बॉन्ड बनता है उसकी लेंथ घटेगी। तो इस तरह से जो ओरिजिनल बॉन्ड लेंथ थी उसकी बॉन्ड लेंथ में क्या आता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है, और जब बॉन्ड लेंथ में वेरिएशन आएगा तो एनर्जी लेवल में अल्टीमेटली वेरिएशन आ जाएगा। और इन्हीं वेरिएशन की वजह से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे पाई बॉन्ड के कंजुगेशन की लिमिट बढ़ती जाती है, पाई टू पाई स्टार एब्जॉर्प्शन की जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू वो भी लगातार क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, या उसकी एब्जॉर्प्शन की एनर्जी या फ्रिक्वेंसी घटती चली जाती है। अब इसके बाद कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो हमें समझना होगा ताकि हम थ्योरेटिकली लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, इसमें से एक मुख्य कॉमन टर्म है हमारा साइक्लिक डाइन्स। साइक्लिक डाइन्स जो है, खासकर साइक्लिक मतलब क्या, हमारे पास साइक्लिक मेंबर्स हैं और साइक्लिक मेंबर्स में अगर 2 डाइन्स मतलब 2 डबल बॉन्ड हैं, अगर दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है तो उसको हम बोलते हैं होमोएनुलर, और दोनों अलग अलग रिंग में हैं तो उसको बोलते हैं हेटेरोएनुलर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा साइक्लिक डाइन्स में भी आप 2 टाइप, ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक होमोएनुलर डाइन और दूसरा क्या हो जाएगा, हेटेरोएनुलर डाइन हो जाएगा। ठीक है, होमोएनुलर में क्या होगा, दोनों के दोनों जो डाइन्स हैं, जो डबल बॉन्ड्स हैं, क्या होगा, एक सिंगल रिंग के अंदर होंगे। तो लिखा है द कंजुगेटेड डाइन्स इन विच द 2 डबल बॉन्ड पार्टिसिपेटिंग इन कंजुगेशन आर प्रेजेंट इन द सेम रिंग। जो 2 डबल बॉन्ड हैं जो दोनों कंजुगेशन में इन्वॉल्व हैं वो दोनों क्या हैं, सेम रिंग में रहते हैं या एक ही रिंग में रहते हैं। तो इस तरह के कंजुगेटेड डाइन्स को क्या बोलते हैं, होमोएनुलर बोलते हैं। तो उसमें लिखा कार्डेज क्या, होमोएनुलर डाइन्स कह देते हैं। ड्यू टू रिजिड रिंग सिस्टम, रिंग चूंकि बन गया तो रिंग के ऊपर क्या होगा, रिजिड सिस्टम होता है, बार बार बदलेगा नहीं शेप साइज उसका। दीज डाइन्स आर एग्जिस्ट इन सिस ओरिएंटेशन। ये डाइन्स क्या हो जाएंगे, सिस ओरिएंटेशन में हो जाएंगे, इसलिए इसको हम सिसॉइड बोलेंगे या एस सिस बोलेंगे, या सिंपली एस टेकन फ्रॉम क्या है, सॉलिड स्टेट। जैसे सॉलिड स्टेट में चीज़ें क्या होती फिक्स होती हैं, ऐसे रिंग बनने के बाद चीज़ें फिक्स होगी। तो जो डाइन्स होते हैं, जो डाइन दोनों डबल बॉन्ड है, अगर ये देखा है तो दोनों एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं और दोनों का झुकाव सेम साइड में होता है। और आप जानते हो जब भी कुछ कोई चीज़ सेम साइड में तो आप उसको सिस कहते हैं। तो ऐसा देखने में लगता है कि होमोएनुलर के केस में कि जितने भी पाई बॉन्ड है सब सिस ओरिएंटेशन में हमको देखते हैं, इसलिए इसको हम सिसॉइड बोल देते हैं। ठीक है, और आगे एस लगा देते हैं, ये सॉलिड को डेट करता है, जैसे सॉलिड स्टेट में भी है या सॉलिड स्टेट जैसी स्थिति उनकी बनती है तो उसमें भी क्या रहेगी, पाई बॉन्ड की ओरिएंटेशन सिस जैसी दिखेगी। यहाँ पे यदि हम इस डायग्राम में देखो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से ये जो है यहाँ से हम इसको अनग्रुप कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। इसको हटा देते हैं।
जैसे इस पे यदि आप देखो यहाँ से यहाँ पे आप देखो इस केस में, तो यहाँ पे क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है और इस सिग्मा बॉन्ड के एक साइड में ए पाई बॉन्ड है, दूसरे साइड में क्या है, ये पाई बॉन्ड है, दोनों क्या है, सेम साइड में, इसीलिए इसको हम सिसॉइड कहते हैं। यहाँ पे देखो ये जो रेड कलर के हमने हाईलाइट लाइन लगा रखी है, एक पाई बॉन्ड इधर जा रहा है और एक पाई बॉन्ड कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सिसॉइड बोलेंगे। ठीक है, सिसॉइड मतलब क्या है, देखने में लगता है कि ये सिस ओरिएंटेशन में दोनों क्या है, दोनों पाई बॉन्ड का झुकाव जो है वो सेम साइड में है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इसलिए इसको हम बोल देते हैं सिसॉइड। ठीक है, तो आई होप सिसॉइड आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही सिंगल बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड इधर झुका हुआ, दूसरा पाई बॉन्ड इधर, ये दोनों पाई बॉन्ड क्या है, एक ही साइड में है, तो इस वजह से हम क्या बोल देते हैं, ये सिसॉइड है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ भी देखने को आपको मिल सकता है, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ से हम इसको अनलूप कर लेते हैं थोड़ा, ताकि हमारे लिए थोड़ा चीज़ें आसान हो जाए, और इसको हटा देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर चित्र दिख सके आपको हाईलाइट्स को। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये दोनों पाई बॉन्ड क्या है, अगर इस बॉन्ड की तुलना में देखें तो दोनों क्या है, एक ही साइड में झुके हुए हैं, तो क्या है, यहाँ सिसॉइड ओरिएंटेशन एक ही साइड में, इसको हम भी क्या बोल देते हैं, सिसॉइड बोल देते हैं। यहाँ पे देखो इस पाई बॉन्ड के, इस सिग्मा बॉन्ड के साथ ये पाई बॉन्ड के दोनों क्या है, सेम साइड में, इसको क्या बोलोगे, सिसॉइड बोलोगे। और साथ ही साथ अगर हम सभी स्ट्रक्चर में देखें तो एक कॉमन बात जो है वो ये है कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो क्या है, जो पाई बॉन्ड है हमारा, तो सभी का सभी पाई बॉन्ड क्या है, एक ही रिंग के अंदर उपलब्ध है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से भी हम आपको दिखाना चाहें तो आप देख सकते हो कि ये पाई बॉन्ड में क्या है, ये एक ही रिंग में है, ये दोनों क्या है, एक ही रिंग में है, और एक ही तरफ छुप रहे हैं, सिसॉइड भी है, एक ही रिंग में है, दोनों क्या है, ये एक रिंग के अंदर है, ये जो क्या है, ये भी एक ही रिंग के अंदर माना जाएगा, चाहे इधर बांध लो चाहे इधर बांध लो, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही हेटेरो एनुलर डायन की बात कर लेते हैं। हेटेरो एनुलर डायन के केस में यदि हम देखें, हेटेरो एनुलर डायन के केस की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेटेरो एनुलर केस में ये बात करोगे तो यहाँ पे जो दो पाई बॉन्ड रहेंगे वो दो डिफरेंट रिंग का हिस्सा रहेंगे। यहाँ द कंजुगेटेड डायन्स इन विच टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग, जो दो पाई बॉन्ड है क्या होंगे, वो डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट होंगे, तो इन्हें क्या कहेंगे, हेटेरो एनुलर डायन। और जब दो डिफरेंट रिंग में रहेंगे तो उसकी ओरिएंटेशन देखोगे तो ट्रांस जैसे दिखेंगे, इसको हम ट्रांसाइड कहते हैं या एस्ट्रांसाइड भी कहते हैं। ड्यू टू रिजिड रिंग सिस्टम these dyes necessarily exist in trans या ट्रांसाइड या एस ट्रांसफॉर्म में होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यदि हम यहाँ से इसको हम एलिमिनेट कर लें, यहाँ से चीज़ें आपको आसानी दिख जाएंगी। यहाँ पे ये तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, ये वाला अगर हम इस सिग्मा बॉन्ड पे फोकस करें बीच वाले पे यहाँ पे, तो ये एक पाई बॉन्ड इधर, दूसरा क्या अपोजिट है, इसको हम ट्रांसाइड कहेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसाइड बोलेंगे या एस ट्रांस कहेंगे इसको। बाकी अगर दूसरी बातें देखो तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड पहली रिंग का हिस्सा है और दूसरा पाई बॉन्ड दूसरी रिंग का हिस्सा है। ये इस रिंग का हिस्सा है तो ये इस रिंग का हिस्सा है, ये इस रिंग का हिस्सा है तो ये इधर का हिस्सा है, ये इस रिंग का है तो इस रिंग का है। और ये सभी के सभी क्या है, एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में है, जितने पाई बॉन्ड है सब कंजुगेशन में है। तो इस तरह के डायन्स को आप क्या बोलते हो, हेटेरो एनुलर डायन। कुछ चीज़ें और बचती हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।